हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट सेशन जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप क्रिटिकली एनालाइज करने वाले हैं करंट न्यूज़ की। आज की जो करंट न्यूज़ है, जो रिसेंटली हम न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में देख रहे हैं, उन पीआईएल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से 2019 में पास किया था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे यहाँ पर क्या आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्गुमेंट्स रखे हैं और उसका क्या काउंटर आर्गुमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने रखे हैं, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारे आपको आर्गुमेंट्स समझ में आएंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन पर बात हो रही है। बात क्या हो रही है, जो पीआईएल्स में बात रखी गई वो ये है कि वॉज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है या नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है इस टाइप के अमेंडमेंट की? किस टाइप के अमेंडमेंट की, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस अमेंडमेंट से। पहला, आर्टिकल 35A जो रिमूव किया गया है वो किस ग्राउंड पर रिमूव किया गया है, वो किस ग्राउंड पर रिमूव किया गया? क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता था और एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था 1956 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को भी एबॉलिश करता है। और जो प्रोसेस है इसके अमेंडमेंट का, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट और रिमूव द आर्टिकल और द रिमूव द आर्टिकल, वो प्रोसेस क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाया गया है? सबसे पहले क्या रीजंस रहे कि इस आर्टिकल को रिमूव करना पड़ा? नंबर सेकंड, व्हाई वाज द अर्सवाइल स्टेट डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधे शब्दों में ये पूछा कि क्या स्टेट को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल है कि आप किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर सकते हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जो हमारे यहाँ फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है या डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, उसको फॉलो कर रहा है? किन रीजंस के कारण आपने ऐसा किया, और अगर किया है तो ये कहाँ तक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी और प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को एबॉलिश नहीं करता है, उस बात को स्पष्ट किया जाए। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने आर्ग्यूमेंट दिया। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई वाज आर्टिकल 35A रिमूव, उन्होंने रीजंस बताए हैं और जो ग्राउंड बताए हैं रीजंस के, उसको हमें जरूर सुनना चाहिए। हमारे आंसर राइटिंग के लिए, हमारे डिबेट के लिए, हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला रीजन उन्होंने बताया, सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सुपरमेसी ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। जब रीजन बताते हुए तुषार मेहता जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 में, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तो इसमें अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं हो पाता था, अमेंडमेंट का प्रोसेस नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ये अमेंडमेंट्स के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड नहीं थे। तो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सुपरमेसी दिखाता था, जबकि अगर हम बात करें सिंगल लैंग्वेज की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इस प्रिंसिपल को एबॉलिश करता है। फॉर एग्जाम्पल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें सेकुलर स्टेट की बात की गई। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, जिसको प्रेम्बल में ऐड किया गया, एंड इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। इन दोनों प्रिंसिपल्स को, इन दोनों कंसेप्ट को जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं मिली। तो सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुपरमेसी ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। सेकंड जो रीजन और जो काउंटर आर्गुमेंट किया है तुषार मेहता जी ने, उसकी बात कर लेते हैं। गवर्नर्स रूल्स वर्सेस प्रेसिडेंट रूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो आर्टिकल 356 बताता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो प्रोविजंस हैं उसके अंडर में प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर 92nd सेक्शन 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 370 और 35A से हो रहा था,
जम्मू कश्मीर का 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सेक्शन 92 ये कहता है कि वहां पर गवर्नर्स रूल है। थर्ड, राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल 19 स्टैब्लिश करता है कि इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कहीं भी घर बना सकते हैं। आर्टिकल 16 इस बात को स्टैब्लिश करता है कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन मिलेगा। लेकिन अगर हम राइट्स की बात करें तो वहां पर एक कंसेप्ट है परमानेंट राइट्स का जम्मू एंड कश्मीर में, परमानेंट रेजिडेंट्स। परमानेंट रेजिडेंट्स वो हैं जो 1927 से वहां पर रह रहे हैं, जो ब्रिटिश पीरियड से रह रहे हैं, या सेकंड टर्म इसको हम कहें प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तो कंसेप्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट खत्म हो गया। तो 1927 के अकॉर्डिंग परमानेंट रेजिडेंट का कंसेप्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। ये एक ब्रिटिश लेगेसी है, क्योंकि 1947 के बाद जब डिवीजन हुआ है, जब डिवाइड हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स थे जो आकर के जम्मू एंड कश्मीर में बसे, लेकिन उनको वो राइट नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड से वहीं के पाशिंदे, वहीं के निवासी। सफाई कर्मचारी का एक एग्जांपल लिया गया जिनको राइट्स प्रोवाइड नहीं है गवर्नमेंट जॉब के, so they don't have a job security, they don't have a fundamental rights कि वो प्रॉपर्टी वहां पर ले सके, उनके पास प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट नहीं है, वो सेटल नहीं हो सकते, जम्मू एंड कश्मीर में सेटल होने का राइट नहीं है, जो आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश करता है। आर्टिकल 16, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स की। अगर ये वहां पर प्रोसीजर नहीं है तो माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज में कंफ्लिक्ट हो रहा था। मेजोरिटी जो वहां पर रिलीजन है, रिलीजन बेसिस पे, और जो माइनॉरिटी रिलीजन, उनमें कंफ्लिक्ट बार बार देखने को मिल रहा था। और रेजिडेंट्स जो है उनके कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का एबोल्यूशन हो रहा था। और जो क्वेश्चन काउंटर आर्गूमेंट उन्होंने किया, प्रिविलेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस एक क्लास को मिल रहा है जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड से वहां पर रह रहे हैं। क्या प्रिविलेजेस मिल रहे हैं? वहां के लैंड को वही परचेज कर सकते हैं, वही सेटल हो सकते हैं। बाकी जो लोग इंडिया के हैं वो एक एलियन की तरीके से वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में ट्रीट होंगे, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दे आर नॉट अ एलियन, वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सिटीजनशिप का जो फिनोमिना है वो वहां पर एबॉलिश हो रहा है। साथ में मेन जो वहां के मैन हैं और वीमेन हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वीमेन प्रिविलेजेस क्लास में ना आकर के इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे वहां पर रूल्स और एक्ट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में प्रोविजंस को करके रख रखा था। आफ्टर मैरिज अगर वीमेन कोई वहां पर जा रही है तब भी उसको परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, जिससे उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो प्रिविलेजेस वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन की बात उन्होंने की, एंड लास्ट डेवलपमेंट वर्सेस बैकवर्डनेस। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना रही है या पॉलिसी बना रही है, वो पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं वेलफेयर की या प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, ड्यू टू द आर्टिकल 35A लागू नहीं हो पाते थे जम्मू एंड कश्मीर, जिससे जम्मू एंड कश्मीर एक बैकवर्ड स्टेट की तरीके से ट्रीट हो रहा था। वो उन प्रिविलेजेस को नहीं ले पा रहा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस किए, लेकिन 35A इस बात की इजाजत नहीं देता था कि कोई एक्सटर्नल सोर्स या अदर इंडियन कंपनी वहां पर डेवलपमेंट कर सके। सो दिस वाज द काउंटर आर्गुमेंट जिसके बेसिस पे 35A को रिमूव करने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सेकंड आर्गुमेंट किया, सेकंड क्वेश्चन रेज किया, व्हाई वाज द erstwhile स्टेट डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। डिबेट हुई इस पर और सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रिंसिपल्स की बात की, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट सुनने लायक है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्टेट में जहां की पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन, एक मास पॉपुलेशन रह रहे हैं, अगर आप उसको यूनियन टेरिटरी बना देते हो तो उसके पास अपना रिप्रेजेंटेटर नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एबोलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है।
डेमोक्रेसी का एबोलिशन। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि डेमोक्रेसी का एबोलिशन किया जाए? क्योंकि अगर जहाँ पर एक लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, उनका अपनी मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर पब्लिक के लिए लॉ बना सके एज एन स्टेट। और जो मेंशन है शेड्यूल 7 में, वो सब्जेक्ट उसके पास में होने चाहिए। आप अगर यूनियन टेरिटरी बना देते हो तो उनके राइट्स का, डेमोक्रेटिक राइट्स का एबोलिशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रीट करती है, रिप्रेजेंटेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं गवर्नर रूल वर्क करता है। डेमोक्रेसी में ये गवर्नर रूल कैसे वर्क कर सकता है? इसको काउंटर करते हुए तुषार मेहता जी ने कहा कि यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। उसके लिए कंडीशंस बताएं जिस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, ऐसा क्यों किया गया। कंडीशंस बताते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों किया गया कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी की तरीके से ट्रीट करा जा रहा है और ये परमानेंट नहीं है। इसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है आफ्टर अ टाइम, एक लंबे समय के बाद फिर से स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। लद्दाख में भी पॉसिबल यूनियन टेरिटरी रहे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जहां पर एक मास पॉपुलेशन रिसाइड करती है, स्टेटहुड का दर्जा उसको दे दिया जाए। रीजंस बताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को क्यों यूनियन टेरिटरी के तरीके से ट्रीट किया गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अगर बात करें 91 से, तो कंडीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ता जा रहा था, टेररिस्ट घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी और वहाँ की जो एक मास पॉपुलेशन है उसको मूव कराया जा रहा था मिलिटेंसी के लिए, इंसर्जेंसी। जो हमारे नॉन फ्रेंडली स्टेट है, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट। फ्रेंडली स्टेट, जैसे भूटान हमारा फ्रेंडली स्टेट है। नॉन फ्रेंडली स्टेट, पाकिस्तान एंड चाइना आर द नॉन फ्रेंडली स्टेट एंड एनिमी स्टेट। इंडिया का कोई भी एनिमी स्टेट नहीं है, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसी को भी एनिमी स्टेट घोषित नहीं किया है। तो नॉन फ्रेंडली स्टेट से इंसर्जेंसी हो रहे थे, जिससे टेररिज्म की घटनाएं रेगुलर बढ़ रही थी और उस इंसर्जेंसी से मिलिटेंसी एमंग द पीपल, जो लोग वहां पर रिसाइड कर रहे हैं, उसमें मिलिटेंसी बढ़ रहे थे। सेकेंड, एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट हो रहा था, क्योंकि बाहर का कोई भी व्यक्ति, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, इंडिया के अदर स्टेट का कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर नहीं जा सकता, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी व्यक्ति जो है वो इंडिया में रिसाइड कर सकता है, जो जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंशियल है। इस कंडीशन में इंटरनल सिक्योरिटी पे एक थ्रेट बढ़ रहा था, तो एक कंडीशन ऐसी क्रिएट करनी थी कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो और आर्टिकल 35A को हटाने के बाद एक सिंगल लॉ से जम्मू एंड कश्मीर रन करे। थर्ड है बॉर्डर स्टेट विद नॉन फ्रेंडली स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर है वो नॉन फ्रेंडली स्टेट यानी पाकिस्तान से टच करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि वहां पर उसको यूनियन टेरिटरी में क्रिएट किया जाए। काउंटर आर्गूमेंट इसके बाद में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय किशन कौल ने काउंटर आर्गूमेंट किया कि अगर यही आप रीज़न बता रहे हैं तो ऐसी कंडीशन बहुत सारे स्टेट्स के साथ है। अगर हम बात करें पंजाब की, आर्गूमेंट दिया जस्टिस कौल ने कि पंजाब के साथ भी सेम कंडीशंस हैं। माइनॉरिटी वहाँ पर जो है एक अलग रिलीजन है, मेजोरिटी अलग रिलीजन है। हाँ, स्पेशल प्रिविलेजेस की बात नहीं है, लेकिन टेररिज्म एक्टिविटीज़ को देखें, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट देखें और ये देखें कि वो भी नेबर, नॉन फ्रेंडली नेबर के साथ बॉर्डर टच करता है। नॉर्थ ईस्ट की उन्होंने बात की, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो क्या किया जाए, उन सबको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए? क्या यही एक हमारे पास सॉल्यूशन है या यही एक प्रोविज़न है? अगर ऐसा है, सेकेंडली वो बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से एक बिल पास करके स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक आर्गुमेंट आपको और समझना है, एक स्टेट के पास शेड्यूल 7 की पावर होती है और शेड्यूल 7 में अगर कोई भी चेंज होगा तो एटलीस्ट 50+ स्टेट से आपको करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। उनकी परमिशन होगी तब ऐसा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं रेयरेस्ट कंडीशन अंडर आर्टिकल 368। जो 7 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें चेंज करने के लिए आपको
मेजोरिटी की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट हुआ और इसका ये काउंटर आर्गुमेंट हुआ। सेकेंडली जो बात हुई प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म की, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का याद रखिएगा, ऐसी कोई भी बाउंड्री, ऐसी कोई भी डोमेन पेरीफेरी जो एक लार्ज पॉपुलेशन को लेकर के चल रही है, उसको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर क्यों होना चाहिए? 2017 और 18 का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का कि दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, रेजिडेंशियल हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम वहाँ के रिप्रेजेंटेटर ही कर सकते हैं, भले ही वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का रोल होना चाहिए। और जो कंट्रोल है, जो सिविल सर्विसेज पर कंट्रोल है, सिविल सर्वेंट्स पर कंट्रोल है, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही होगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर का होगा। इसी तर्ज पर, ये तो एक स्टेट हुड था जम्मू एंड कश्मीर, आप इसको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, तो लोगों के जो राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो एबॉलिश कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंडिया एक फेडरल स्टेट, जो इंडिया का एक एसेंशियल फीचर है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंशियल फीचर है, उसको कैसे एबॉलिश किया जा सकता है? स्टेट की अपनी पावर्स हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस उसके पास में नहीं, यानी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जबकि एक स्टेट के पास लॉ एंड ऑर्डर होता है। आप यूनियन टेरिटरी बनाएंगे तो इसका मतलब है कि जो गवर्नर्स लॉ है, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर होंगे, उनके पास में ज्यादा पावर होगी। तो जो कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म है वो एबॉलिश हो रहा है। इसको और स्पष्ट करने के लिए, अपने आर्गुमेंट्स को और स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए टाइम दिया गया है, और ये डिबेट 31 अगस्त को फिर से होने वाली है। देखते हैं फिर कैसे काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट इस पर होते हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो 35A के लिए और स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी में चेंज करने के लिए जो आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उनको देखें। 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आर्टिकल 35A के रिमूव के लिए। जब आप एनालिसिस करते हो तो बेटा आप वर्सेस में लिखते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सुपरमेसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ गवर्नेंस रूल्स वर्सेस प्रेसिडेंट रूल, राइट वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, प्रिविलेजेस वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन, डेवलपमेंट वर्सेस बैकवर्डनेस। इसके बाद में बात करें कि अगर कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी में बन रहा है तो 2 प्रिंसिपल्स आपके अबॉलिश होंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर हैं, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन को फॉलो कर। जो इनके लिए आर्गुमेंट दिए गए हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर स्टेट विद नॉन फ्रेंडली स्टेट, तो ये आपने याद रखना है। इट्स एन एक्सट्रीम कंडीशन, और स्टेट जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन था कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी में करना। आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसके साथ में भी हम काउंटर आर्गुमेंट्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं जहाँ पर हम करंट न्यूज़ को आपको आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स बना रहे हैं। मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिटिकली एनालिसिस करना सीखें। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन।